हेलो बच्चों, वेलकम इन थर्ड क्लास ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब मैं आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ और इस थर्ड पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं आपको बता दूं कि वह रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्टेंट सांद्रता यानी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। अब रेट लॉ के अंदर रेट इक्वल टू के, ए का यहाँ ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए की पावर 0 यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है। रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। H2 plus Cl2 gives 2HCl in the presence of sunlight। यहाँ पर ये रिएक्शन जो आपकी ये वाली रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली रिएक्शन H2 plus Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में 2HCl दे रहा है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं बता देना चाहता हूँ, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है, H2 plus Cl2 ये वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन का जो रेट है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे कंसंट्रेशन कम हो चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सनलाइट अगर प्रेजेंस है तो ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस पर लागू नहीं होता, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी को। अगर बात करें तो इसमें dx/dt इक्वल टू के, ये ए रिएक्टेंट है, इसकी पावर 0 है, तो यानी हट गया, dx/dt इक्वल टू के आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dx/dt का dt उस तरफ चला गया, तो dx इक्वल टू के dt आ गया। देखिए यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन 0 है, तो ये हट गया, अभी रह ही नहीं गया, तो dx/dt इक्वल टू के, तो dt को इस तरफ ले आइए, तो dx इक्वल टू के dt। अब हम समीकरण जो एक है dx/dt इक्वल टू के, ये वाला इक्वेशन, और ए का कंसंट्रेशन जो 0 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पर x इक्वल टू के टी प्लस सी होगा। अगर x 0 है, t 0 है, तो c भी 0 होगा। अगर अब हम c बराबर 0 रख दें तो x बराबर, यहाँ c की जगह मान 0 मान लें, कंसंट्रेशन है ही नहीं। आपने देखा ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन 0 है, तो कंसंट्रेशन जब 0 है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के टी। ये आपका समीकरण आ गया। और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे आपने dx/dt लिखा था उसकी जगह d, a का कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू के वेलोसिटी कांस्टेंट और a 0 कंसंट्रेशन है। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, dt उधर चला जाएगा, ये 0 है, ये अपने आप हट जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस सी, अगर t बराबर 0 है, अगर t बराबर 0 है तो यहाँ पर a इक्वल, अब यहाँ पे ये कह रहा है a बराबर, ये 0 है तो दोनों बराबर हो गया, तो c की जगह हम इस वैल्यू को अगर मान लेंगे तो इस वैल्यू को रखेंगे तो देखिए ये आएगा माइनस ए की इक्वल टू के टी माइनस ए का कंसंट्रेशन 0 हो गया। तो यहाँ सी की जगह हमने देखिए माइनस ए का कंसंट्रेशन 0 लिख दिया, क्योंकि सी बराबर ये माना है मैंने। भाई टी बराबर 0, ए बराबर ए कंसंट्रेशन 0 कोटी एस की, सी बराबर माइनस, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को रखेंगे तो आप दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया और माइनस माइनस प्लस, ये इक्वेशन हल करके आ गई। अब अगर इसी रिएक्शन में हाफ लाइफ मान लें,
टी बराबर टी हाफ हो गया, आधा यू, हाफ लाइफ, और ए जो है वो अपने प्राइमरी कंसंट्रेशन ये था, इसका आधा यानी 2 कर दिया। अब इस वैल्यू को हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका देखिए ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका ये फार्मूला निकलेगा। देख रहे होंगे कि ये आया, ये ए की जगह ए कंसंट्रेशन 0.2 माइनस के टी हाफ प्लस ए कंसंट्रेशन 0, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, के को इधर ले आए हैं, ठीक है। तो ए यदि ए कंसंट्रेशन इसको हम ए मान लें, प्राइमरी अमाउंट को ए मान लें, प्राइमरी को ए मान लें तो यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2 के, यानी जो आधा आयु है प्राइमरी कंसंट्रेशन को अगर हमने मान लिया तो आधा आयु जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्राइमरी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, एक मिनट, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आवाज ना करिएगा। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो जैसे वहां रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उसमें जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर 1 के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर 1 के। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में पावर 1 मानेंगे, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में पावर 2 मानेंगे। इसको मैं आपको डेरिवेट करके दिखाता हूँ, इसका फार्मूला ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूले को आप बहुत गौर से देखिएगा। जैसे देखिएगा ए ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, हो गई बात मेरी, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, अगर इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम अगर ये समझना चाहें तो बहुत गौर से समझिएगा। ये ए हो गया, ये प्रोडक्ट में चेंज। अब गौर से देखिएगा, अगर t इक्वल टू 0 हमने मान लिया तो प्रोडक्ट A है, छोड़ दीजिए। अब अगर t इक्वल टू t कुछ भी हमने समय मान लिया, t इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट A ही रहेगा। t इक्वल टू t मान लिया तो ये A माइनस x हो जाएगा। अब आप जानते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू k a माइनस x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, dx अपॉन a माइनस एक्स को, ये जो a माइनस एक्स है इसको इधर नीचे ले आइए, a माइनस एक्स इक्वल टू k, और जो यहाँ dt था यहाँ पे इसको ऊपर ले जाइए, dt हो गया, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब हम ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन आपने 1 क्या बनाया, dx अपॉन a माइनस एक्स, और से देखिएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, यहाँ से dt उस तरफ उठ के चला गया था इक्वेशन को। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, डूइंग
इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग, समाकलन आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, kt प्लस सी, ये हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब यदि इफ t बराबर 0 है, x बराबर 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t बराबर 0, x बराबर 0, तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी है, ये ऊपर वाली ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 3, तो ये हो जाएगी c बराबर माइनस लॉग e a, t 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक, ये सब ऐसे आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहाँ पर x 0 हो जाएगा तो a हो जाएगा, ठीक। तो c बराबर ये log e ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया और t की जगह 0 रख दिया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब c का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, मतलब समीकरण 3 में c का मान रखने पर, अब c का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, c का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग e a माइनस एक्स के टी माइनस, यहाँ पे लॉग ई ए, सी की वैल्यू रख दी, तो अगर के टी बराबर आप लाना चाहेंगे तो हो जाएगा लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया। अब लॉग की वैल्यू रख दीजिए, बोलिए नहीं, लॉग की वैल्यू रख दीजिए, के टी इक्वल टू 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब जैसे इंटीग्रेशन फार्मूले में लॉग की वैल्यू रखते थे, पहले भी रखते आए 2.303 log 10, तो वैसे यहाँ पर भी वैल्यू रख देंगे। अब इससे आप फार्मूला बना लेंगे k का, तो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी इधर नीचे आ जाएगा log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला डेरिवेट हो गया। बहुत ध्यान से मैं एक बार इस फार्मूले को आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट की एक पावर, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसकी एक घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टी स्क्वायर, टेम्परेचर 0 है तो ए है, चेंज हुआ तो ए माइनस एक्स, ये फार्मूला बन गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए माइनस एक्स इधर आ गया, डी टू उधर चला गया। इंटीग्रेशन देखिए किया है इसका हमने, इसका इंटीग्रेशन किया है तो देखिए लॉग फॉर्म में आ गया। अब टी और एक्स बराबर 0 रख दिया तो सी की वैल्यू निकल आई। इस सी की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो ये फार्मूला देखिए आ गया। फिर आपने इससे सॉल्व कर लिया, के टी बराबर, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लॉग ई इंटीग्रेशन में वैल्यू रखेंगे इसकी हम 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये t को आप इधर ले आएंगे। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत जरूरी बात करने जा रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं आपके कोर्स में नहीं है, तो उसमें भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की पावर 2, वहां पर रिएक्टेंट जो होगा उसकी पावर 2 होगी, तो सेकंड कोटि है। और जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर 3 होगी, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की 1 पावर पर निर्भर कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की 2 पावर पर निर्भर कर रहा है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की 3 पावर डिपेंड कर रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हम लोग इसमें चलते चलते एक बात और करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आभासी आणविक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी दोनों अलग अलग हो। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलरिटी दोनों अलग अलग हो उसे आभासीय आणविक अभिक्रिया कहते हैं, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में आप देखिए, इस रिएक्शन में एथिल एसीटेट का ही कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि 1 हो गई। वाटर का कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन इसकी मॉलिक्युलरिटी तो होगी, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, तो यहां पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गई, मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई, तो ये स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, आभासी आणविक अभिक्रिया। तो बच्चों ये मैंने आपको